नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको चट्टान या रॉक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। रॉक्स से संबंधित हमने यहाँ 3 वीडियो बनाने हैं और इस टॉपिक के विस्तृत अध्ययन के लिए आप तीनों वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। पृथ्वी की पपड़ी की संरचना अनेक तत्वों से मिलकर हुई है, परंतु इसका 98% भाग केवल 4 तत्वों से निर्मित है और शेष 2% जो होता है वो 90 तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो यदि 98% की बात करें तो वो 4 तत्वों से निर्मित होता है, बाकी का जो 2% है उसमें 90 तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थ को चट्टान कहा जाता है। तो जो पृथ्वी की पपड़ी का जो पदार्थ होता है उसी को चट्टान कहा जाता है। और पृथ्वी की जो शैलों की रचना है वो 2000 खनिजों से हुई है। इनमें से केवल 6 खनिजों का अंश ही अधिक पाया जाता है, जिसमें नंबर 1 है फेल्सपार, नंबर 2 है क्वार्ट्ज, नंबर 3 है पायरोक्सिन्स, नंबर 4 है एम्फीबोल्स, नंबर 5 है माइका या अभ्रक और नंबर 6 है ओलिविन। तो ये जो 6 प्रकार के खनिज हैं उनका अंश अधिक पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं ये 6 प्रकार के जो खनिज होते हैं वो ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रस्ट में अधिकता से मिलने वाले तत्वों का मात्रा अनुसार प्रतिशत, यानी जिसमें नंबर 1 है ऑक्सीजन जो कि 46.8% पाया जाता है, नंबर 2 है सिलिकॉन जो कि 27.72% पाया जाता है, नंबर 3 है एल्यूमिनियम जो कि 8.13% पाया जाता है, नंबर 4 है लोहा जो 5% पाया जाता है, नंबर 5 है कैल्शियम, ये पाया जाता है 3.63%, नंबर 6 है सोडियम, ये 2.83% पाया जाता है, नंबर 7 है पोटेशियम जो 2.59% पाया जाता है और नंबर 8 है मैग्नीशियम 2.09% पाया जाता है। और इसका टोटल यदि हम देखें तो ये हो गया 98.79%। तो ये जो है क्रस्ट में अधिकता से पाए जाने वाले 8 तत्व हैं, जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है 46.8% और मैग्नीशियम पाया जा रहा है 2.09 और इसका टोटल है 98.79%। विद्वान लॉबेक के मतानुसार शैल अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है। तो लॉबेक जो थे उन्होंने बताया कि शैलें जो या चट्टानें जो होती हैं वो अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है, यानी कि जैसे पर्यावरण बदलेगा तो शैल भी बदल जाती है, या ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह का पर्यावरण होगा शैल भी उसी प्रकार की पाई जाती है। साधारण रूप से शैलों की रचना 2 रूपों में होती है, या तो पपड़ी के ऊपर या भूपृष्ठ के नीचे। तो शैलों की जो रचना होती है 2 प्रकार की होती है, या तो वो धरातल के ऊपर शैलें बनती हैं या आंतरिक भाग में बनती है। तो ऊपर बनने वाली चट्टान को कहते हैं बाह्य निर्मित और अंदर की जो तरफ बनती है उसको कहते हैं अंतर्निर्मित, या इस प्रकार से कह सकते हैं भूपृष्ठ के नीचे बनी शैल जो होती है वो कहलाती है आग्नेय शैल और ऊपर की तरफ जो निर्मित शैल होती है वो कहलाती है अवसादी शैलें। अब हम यहाँ देख रहे हैं चट्टानों का वर्गीकरण। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें नंबर 1 है आग्नेय शैल जो कि तरल मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनती है। दूसरी प्रकार की शैल है अवसादी शैल जो विभिन्न प्रकार के अवसादों के या जीवावशेषों के जमाव के कारण बनती है। और तीसरी प्रकार की शैल होती है रूपांतरित शैल जो दाब या ताप के द्वारा आग्नेय व अवसादी शैलों से परिवर्तित होकर के बनी हुई होती। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैलें। अब यदि सामान्य विभाजन की बात की जाए तो सामान्य विभाजन में जो शैल होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 है रवेदार शैल। रवेदार शैल भी 2 प्रकार की होती है, आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल। और दूसरे प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो होती हैं ढेर युक्त चट्टानें, जिसमें शामिल है अवसादी शैलें।
तो ये जो विभाजन हम देख रहे हैं वो सामान्य विभाजन है, जो दो प्रकार की चट्टानें हैं, रवेदार शैल और ढेर युक्त शैल। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। आग्नेय शब्द इग्निस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। तो इग्निस का मतलब होता है अग्नि, यानी ये अग्नि के समान तप्त पदार्थ के ठंडा होने से बनी हुई होती है। आग्नेय की रचना तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। जैसा कि हम जानते हैं सभी कि आग्नेय चट्टानें जो होती है लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बनी हुई होती है, और ये चट्टानें प्राथमिक शैल कहलाती हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो होता है वो सबसे पहले हुआ होता है, इसलिए इनको कहते हैं प्राथमिक शैल। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि प्राथमिक शैल किन चट्टानों को कहा जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं आग्नेय शैल। यहाँ हम देख रहे हैं आग्नेय शैल को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि कौन कौन सी जो चट्टानें होती हैं वो आग्नेय शैलें होती हैं। यहाँ हम फोटो में देख रहे हैं कि ग्रेनाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, डायोराइट, पेग्मेटाइट, ये बहुत सारी चट्टानें यहाँ हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं, जो कि इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं आग्नेय शैल की क्या क्या विशेषता होती है, जिसमें से सबसे पहली विशेषता है कि इनका जो संबंध होता है वो ज्वालामुखी क्रिया से होता है, क्योंकि ये ज्वालामुखी से निकले हुए तप्त लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बनती है, इसलिए इसका जो मुख्य संबंध होता है वो ज्वालामुखी क्रिया से होता है। दूसरी विशेषता है कि ये चट्टानें कठोर होती हैं और जल बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे इनमें प्रवेश कर पाता है, क्योंकि ये चट्टानें जो होती हैं सबसे पहले बनी हुई होती है और तरल मैग्मा के ठंडा होने से बनी हुई होती है, तो ये कठोर होती हैं। कठोर होने के कारण इनमें जो जॉइंट्स होते हैं वो कम पाए जाते हैं, और जब जॉइंट्स कम होंगे तो पानी जो होता है उसका प्रवेश वो कम हो पाता है। आग्नेय चट्टानें रवेदार या दानेदार होती हैं, परंतु रवों की बनावट में पर्याप्त अंतर होता है, जिनके आकार तथा रूप में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो जो ये चट्टानें होती हैं आग्नेय चट्टानें, वो रवेदार और दानेदार होने का मुख्य कारण होता है इनके ठंडा होने की गति पर निर्भर करता है। यदि इनके ठंडे होने की गति धीमी होती है तो इनमें रवों की मात्रा अधिक पाई जाती है, और ठंडे होने की मात्रा जो तीव्र होती है या तीव्र गति से यदि ठंडी होती है तो उनमें रवों की मात्रा कम या रवे छोटे या नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय शैल में जीवावशेष भी नहीं पाए जाते हैं, और आग्नेय शैलों में जो संधियां हैं वो निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो अपक्षय की क्रिया होती है वो चट्टानों के ऊपरी भाग तक ही सीमित होती है, इसलिए इनमें जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो इनके आधार तल में या नीचे की साइड में जो चट्टानें होती है उनमें जो दरारें हैं वो कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से आग्नेय चट्टानों की ये कुछ विशेषताएं हमने देखी। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं आग्नेय शैलों के वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहला वर्गीकरण है उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकरण, जिसमें ये दो भागों की या दो प्रकार की पाई जाती हैं, अंतर्निर्मित आग्नेय शैल और बाह्य निर्मित आग्नेय शैल। अंतर्निर्मित आग्नेय शैल को भी दो भागों में विभक्त किया गया है, पातालीय आग्नेय शैल और मध्यवर्ती आग्नेय शैल। तो यदि चट्टानें जो बनती हैं बहुत गहराई में बनती हैं तो वो पातालीय आग्नेय शैल कहलाती है, और धरातल और पातालीय के बीच की जो स्थिति में बनने वाली चट्टानें होती हैं वो कहलाती हैं मध्यवर्ती आग्नेय शैल। दूसरी प्रकार की है बाह्य निर्मित आग्नेय शैल, जो भी दो प्रकार से बनती है, या तो विस्फोटक प्रकार से या शांत प्रकार से। इसमें जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वो या तो बहुत ही तीव्र गति से विस्फोटक प्रकार का हो या दरारों के सहारे बहुत ही शांत गति से निकले लावा। तो इस तरह से उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार की चट्टानें होती हैं, अंतर्निर्मित और बाह्य निर्मित। कणों के आधार पर दो प्रकार के वर्गीकरण हैं, जिसमें पहला वर्गीकरण में बड़े कणों वाली आग्नेय शैल और महीन कणों वाली आग्नेय शैल, दो प्रकार की चट्टानें इसमें पाई जाती है। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है जिसमें नंबर 1 है पेग्मेटिटिक या बहुत बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टानें, दूसरी है
फेनेटिक आग्नेय शैल जो बड़े कणों वाली आग्नेय शैल होती है। तीसरा है एफेनेटिक या सूक्ष्म कणों वाली आग्नेय शैलें। नंबर 4 है ग्लासी या बिना कणों वाली आग्नेय शैल। और नंबर 5 है पोरफायरेटिक या मिश्रित कणों वाली आग्नेय शैल। नेक्स्ट वर्गीकरण है रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। उसमें है अम्ल प्रधान आग्नेय शैलें और बेसिक आग्नेय शैलें। अब हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। इसको हम डिटेल में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसमें आग्नेय शैलों की रचना तरल मैग्मा तथा लावा के जमने से होती है। जैसा हमने पहले पूर्व में डिस्कस किया कि जो आग्नेय शैलें होती हैं वो तरल मैग्मा या लावा के जमने से बनी हुई होती हैं। और ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो लावा निकलता है वो दो रूपों में निकलता है या दो रूपों में जमता है। एक तो धरातल के ऊपर और दूसरा धरातल के अंदर की साइड में। ऊपर जमने वाली कहलाती हैं बाह्य निर्मित और आंतरिक भाग में जमने वाली चट्टानें कहलाती हैं अंतर्निर्मित। तो उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर बाह्य निर्मित तथा अंतर्निर्मित दो प्रकार की आग्नेय चट्टानें जानी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं अंतर्जात या अंतर्निर्मित आग्नेय शैल। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि लावा का जो निकलता है वो बाहर की तरफ अग्रसर होता हुआ अंदर ही जम जाए तो वो जो जमता है या जो चट्टानें बनती हैं वो आंतरिक आग्नेय शैल कहलाती हैं। तो जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होकर धरातल के ऊपर पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो ऐसी चट्टानें कहलाती हैं आंतरिक आग्नेय शैल। स्थिति के विचार से जो आंतरिक आग्नेय शैलें होती हैं उनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है पातालीय अंतर्जात आग्नेय शैल और नंबर 2 है मध्यवर्ती अंतर्जात शैल। यहाँ हम देख रहे हैं कि पातालीय जो होती है वो बहुत गहराई में बनती है और मध्यवर्ती जो होती है पातालीय की तुलना में कुछ कम गहराई में बनती है। अब हम बात कर रहे हैं पातालीय अंतर्जात आग्नेय शैल के बारे में। इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो होता है पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है और अधिक गहराई में होने के कारण इनके जो ठंडे होने की गति होती है वो बहुत ही कम होती है और ठंडे होने की गति कम होने के कारण इनमें रवों की मात्रा जो होती है वो अधिक पाई जाती है। चूंकि इनका ठंडा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है और अधिक गहराई में तापमान अधिक होता है, इसलिए इनके ठंडे होने की गति जो होती है वो मंद होती है। इस कारण इनमें रवे अधिक तथा बड़े पाए जाते हैं। ग्रेनाइट नामक आग्नेय शैल जो होती है वो पातालीय आग्नेय शैल का प्रमुख उदाहरण है। और पातालीय जो शैल होती है उनका नामकरण प्लूटो के नाम के आधार पर किया गया है जिसका तात्पर्य होता है पाताल के देवता। तो जो पातालीय अंतर्जात आग्नेय शैल हैं अधिक गहराई में बनती है और इनके ठंडे होने की गति जो होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए इसमें रवों की मात्रा भी अधिक होती है। यहाँ आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये बताया गया टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ये देख रहे हैं ये बाहर की तरफ जो बनने वाली चट्टानें हैं वो बहिर्जात आग्नेय शैल कहलाती हैं। यहाँ से ये ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और ये लावा जो है वो बाहर की तरफ निकला और बहिर्जात आग्नेय शैल का निर्माण हुआ। और यदि आंतरिक भाग में जम गया, ये देखिए आंतरिक भाग में यहाँ पर जो जमने वाली चट्टानें हैं वो पातालीय आग्नेय शैल कहलाती है और यहाँ ये बीच में कहीं जो बनने वाली चट्टानें हैं वो कहलाएंगी मध्यवर्ती आग्नेय शैल। यहाँ इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इस मैग्मा चैम्बर के सहारे ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है और यहाँ ये बाहर की तरफ जो बनने वाली जो चट्टानें हैं वो कहलाती हैं बहिर्जात और आंतरिक भाग में जो जम के बनी है चट्टानें वो कहलाती है अंतर्जात आग्नेय शैलें। अब हम बात कर रहे हैं मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय शैल। जैसा कि हम जानते हैं इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मध्यवर्ती यानी ये मध्य के कहीं भाग में जमने वाली आग्नेय शैलें होती हैं। जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल मैग्मा ऊपर उठता है परंतु धरातल अवरोध यानी किसी प्रकार का अवरोध हो जाए, दरार छिद्रों एवं नली में ही जम करके यदि ठोस रूप धारण कर लेता है तो इस प्रकार की शैलों का
निर्माण होता है। और इनकी यदि गहराई की बात करें तो प्लूटोनिक की तुलना में ये कुछ कम गहराई पर बनती हैं। ये मध्यवर्ती इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इनका निर्माण धरातल की सतह के नीचे होता है और अपरदन के बाद में ये विभिन्न रूपों में प्रकट होने लगती है। इनमें प्रमुख है बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक और सिल। ये सभी जो हैं वो अपरदन के बाद में दिखाई देने वाले रूप हैं चट्टानों के मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय शैल के। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बैथोलिथ के बारे में। ये लंबे असमान उभरे हुए आग्नेय शैल के आकार होते हैं और गुंबद के आकार के होते हैं और जिनके किनारे जो होते हैं वो खड़े ढाल वाले होते हैं और इनका आधार जो होता है वो अधिक गहराई में होता है और अपरदन के कारण इनका सिर्फ ऊपरी भाग दिखलाई पड़ता है, परंतु इनका आधार जो होता है वो कभी भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ऊपरी भाग अत्यधिक जो होता है असमान या उबड़ खाबड़ ही होता है। और बैथोलिथ जो होते हैं अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है वहां अधिक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बैथोलिथ की कुछ विशेषताएं हैं कि ये लंबे असमान उभरे हुए ये आग्नेय शैल के आकार के होते हैं, गुंबद के आकार के होते हैं, इनका जो है ऊपरी भाग दिखाई पड़ता है, आधार नहीं दिखलाई पड़ता। ये कुछ विशेषताएं हैं बैथोलिथ की। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं बैथोलिथ को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि ये देख लिए इनका जो ये ऊपरी भाग है वो गुंबद के आकार का है और इनका जो आधार है वो हमें दिखलाई नहीं पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं लेकोलिथ के बारे में। लेकोलिथ मैग्मा निर्मित एक वृहद आकार होता है जिसका रूप उत्तल ढाल के रूप में होता है। लेकोलिथ खासकर परतदार चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं। तो ये इनकी विशेषता होती है कि ये परतदार चट्टानों के बीच में ही पाए जाते हैं। जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों के जोर से परतदार शैल की ऊपरी परत उत्तल चाप अथवा गुंबदाकार रूप में बदल जाती है। फलस्वरूप ऊपर वाली मुड़ी हुई अथवा निचली सीधी परत के बीच में खाली जगह बन जाती है जिसमें ज्वालामुखी राख, गैस और लावा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण लेकोलिथ का निर्माण होता है। तो जो लेकोलिथ का निर्माण होता है विशेष रूप से परतदार शैलों के बीच में ही होता है और वहां पर ये गुंबदाकार रूप में बदल जाती है और उस गुंबद आकार के बीच में जो ज्वालामुखी राख, गैस और लावा इत्यादि भर जाने से लेकोलिथ का निर्माण होता है। बैथोलिथ जो होते हैं वो किसी भी चट्टान में बन सकते हैं, परंतु लेकोलिथ जो होते हैं सिर्फ परतदार चट्टान में ही बनते हैं। तो ये लेकोलिथ की विशेषता है कि लेकोलिथ आकृति जो है वो बनती है सिर्फ और सिर्फ परतदार चट्टानों में ही, जबकि बैथोलिथ किसी भी चट्टान में बन सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं लेकोलिथ को फोटो के माध्यम से। यहाँ आप देखिए ये मैग्मा का चैम्बर बना है और ये इस तरह से परतदार चट्टानें हैं जो प्रेशर के कारण गुंबदाकार रूप में बदल गई है और यहाँ पर गैस, मैग्मा, लावा सभी जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। और यहाँ इस साइड में भी ये लेकोलिथ बना हुआ दूसरी फोटो में दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ अब इस तरफ देख रहे हैं आप बैथोलिथ आकृति को और दूसरी तरफ दिखाया गया है लेकोलिथ को। ये फोटो के माध्यम से इन आकृतियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं फैकोलिथ और लोपोलिथ के बारे में। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वत की अपनति तथा अभिनति में मैग्मा का जमाव हो जाने से इस प्रकार बनी जो आग्नेय शैल होती है उनको फैकोलिथ कहते हैं। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, अपनति उसको कहते हैं जब वलन पड़ते हैं तो वलन के कारण ऊपर उठे हुए भाग को अपनति और नीचे धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। तो जब अपनति और अभिनति में मैग्मा का जमाव हो जाता है तो इस प्रकार जो आग्नेय शैल बनती है उसको फैकोलिथ कहते हैं। और लोपोलिथ जो होता है जर्मन भाषा के लोपास से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है एक छिछली बेसिन। जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में हो जाता है, जो तस्त्री नुमा आकार होता है, उसको हम कहते हैं लोपोलिथ। तो ये जो फैकोलिथ और लोपोलिथ है वो दोनों अलग अलग आकृतियां हैं। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं फैकोलिथ को दिखाया गया है। ये मोड़दार पर्वत की अपनति है और ये नीचे धसा हुआ भाग अभिनति कहलाता है।
यहाँ पर यदि लावा का जमाव हो जाता है, ये लावा का जमाव दिखाया गया है, तो इस तरह की जो आकृति होती है उसको फैकोलिथ कहते हैं। यहाँ ये देखिए वलन जो पड़े हुए हैं, इन वलन के बीच में भी ये लावा का जमाव यहाँ पर ये दिखाया गया है। ऐसी आकृति कहलाती है फैकोलिथ। यहाँ इस स्लाइड पर लोपोलिथ को दिखाने का प्रयास किया गया कि ये डिस्क नुमा जो आकृति इस तरह से बन जाती है उसको कहते हैं लोपोलिथ। अब हम बात कर रहे हैं सिल शीट अथवा डाइक के बारे में। सिल परत के रूप में आग्नेय शैल का समूह होती है। जब मैग्मा का प्रवाह होता है तो मैग्मा का जमाव परतदार अथवा रूपांतरित शैलों के परतों के बीच में हो जाता है। तो जब मैग्मा का जमाव परतदार या रूपांतरित शैल के बीच में होता है तो सिल बंध का निर्माण होता है। जब इस जमाव की मोटाई अधिक होती है वो तो सिल कहलाती है, परंतु यदि पतली होगी तो वो शीट कहलाएगी। और प्राय डाइक जो होते हैं वो परतों से लंब रूप में पाई जाती है। वास्तव में डाइक एक दीवार की भांति आग्नेय शैल का आंतरिक रूप होती है। तो यदि क्षैतिज जमाव होता है लावा का तो वो सिल कहलाती है, और वो जमाव यदि मोटा होता है तो सिल कहलाएगा, और जो जमाव पतला होगा वो शीट कहलाएगा। और लंबवत जमाव जब होता है तो वो डाइक कहलाता है, जिसको कि हम यहाँ फोटो के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए लावा का जमाव क्षैतिज रूप में हुआ है तो ये सिल कहला रहा है। और यदि ये जमाव पतला होता है, ये यहाँ मोटा जमाव दिखाया गया, यदि पतला होता है तो वो शीट कहलाता है। और ये लंबवत जमाव है लावा का जो कि डाइक कहलाता है। ये दूसरी फोटो में भी यहाँ पर ये लंबवत जमाव दिखाया गया है लावा का, जिसको डाइक कहा गया है। अब हम बात कर रहे हैं बाह्य आग्नेय शैल के बारे में। तो जब तरल एवं तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ धरातल के ऊपर आकर जमकर के ठोस रूप धारण कर लेता है तो इस प्रकार की जो चट्टान होती है वो बाह्य आग्नेय शैल कहलाती है। तो जो बाहर की ओर जमाव हो रहा है वो कहलाती है बाह्य आग्नेय शैल। प्राय ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के समय लावा का अत्यधिक भाग धरातल के ऊपर एक विस्तृत भाग पर फैलकर जम जाता है, और इस प्रकार से निर्मित जो जमाव होता है उसको कहते हैं ज्वालामुखी शैल। बेसाल्ट चट्टान इस प्रकार की शैल का प्रमुख उदाहरण है। तो जो बाह्य आग्नेय शैल होती है वो इस तरह से बनती है कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो वो बाहर की तरफ जब लावा जम जाता है या मैग्मा ठंडा होकर के जम जाता है तो इस प्रकार जो निर्मित चट्टानें होती हैं वो बाह्य आग्नेय शैल कहलाती है, और ज्वालामुखी शैल भी इसको कहते हैं। और बेसाल्ट चट्टान जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। ग्रेबो तथा ऑप्सोडीन नामक आग्नेय शैल भी इसी श्रेणी में आती है। लावा के सतह पर प्रकट होने के रूप के अनुसार इस चट्टान को दो भागों में विभक्त किया गया है। तो जो लावा है वो धरातल पर किस तरह से प्रकट हो रहा है उसके आधार पर भी इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें नंबर 1 है विस्फोटक उद्गार से निर्मित। ये तो जब ज्वालामुखी विस्फोट के समय दबाव की मात्रा अधिक हो तो जो विस्फोट होगा वो अधिक तीव्र गति से होता है तो वो विस्फोटक कहलाता है। और दूसरा, यदि दरारों के सहारे शांत रूप से होता है तो ऐसा उद्गार जो है वो शांत उद्गार कहलाता है, तो उससे निर्मित चट्टानें। अब हम बात कर रहे हैं विस्फोटक उद्गार से निर्मित चट्टानें। जब ज्वालामुखी का उद्गार काफी तीव्र गति से होता है तो विभिन्न आकार एवं प्रकार के पदार्थ बड़ी ऊंचाई तक ऊपर उछाल दिए जाते हैं और बाद में वो नीचे सतह पर आकर के जम जाते हैं। तो इस प्रकार का विस्फोट कहलाता है विस्फोटक उद्गार। चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को बम कहते हैं। तो जो विस्फोटक उद्गार होता है उसमें चट्टानों के जो बड़े टुकड़े होंगे वो बम कहलाते हैं। उनसे छोटे भाग लैपिली और बहुत महीन कण जो ज्वालामुखी धूल कहलाते हैं। तो बड़े टुकड़े तो कहलाते हैं बम और उनसे छोटे टुकड़े लैपिली कहलाते हैं, और बहुत बारीक जो कण होते हैं वो धूल कहलाते हैं। और जब ये बारीक पदार्थ जो होते हैं वो जल में जम जाते हैं तो इसको हम टफ कहते हैं। दूसरा है शांत उद्गार से निर्मित। जब छोटे छोटे सुराखों से मैग्मा धरातल पर शांत रूप में आकर फैल जाता है तो इस प्रकार के प्रवाह को लावा प्रवाह कहते हैं।
दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है एसिड अथवा अम्ल प्रधान। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो 65 से 85% होती है, यानी सिलिका की मात्रा अधिक है तो ऐसी चट्टानें कहलाती हैं अम्ल प्रधान आग्नेय शैलें, और इनका औसत घनत्व जो होता है वो 2.75 से 2.8 होता है, और इसका उदाहरण है ग्रेनाइट शैल। दूसरी प्रकार की होती हैं बेसिक आग्नेय शैलें। इनमें हम देख पा रहे हैं सिलिका की जो मात्रा है वो कम है 45 से 60%, इसलिए इनको कहते हैं बेसिक, और इनका औसत घनत्व होता है 2.8 से 3, और प्रमुख उदाहरण है बेसाल्ट, ग्रेबो और डोलेराइट। तो रासायनिक संरचना के आधार पर यदि सिलिका की मात्रा अधिक है तो वो एसिड चट्टानें, और सिलिका की मात्रा कम है तो बेसिक चट्टानें। तीसरी प्रकार की चट्टानें हैं मध्यवर्ती शैल। जब आग्नेय शैल में सिलिका की जो मात्रा होती है एसिड और बेसिक चट्टानों के बीच की होती है, तो इस प्रकार के जो चट्टानें हैं वो कहलाती है मध्यवर्ती आग्नेय शैलें, और इनका घनत्व होता है 2.75 से 2.8। प्रमुख उदाहरण है डायोराइट और एंडेसाइट। चौथी प्रकार की होती हैं अल्ट्रा बेसिक चट्टानें। जब आग्नेय शैलों में सिलिका की मात्रा 45% से भी कम होती है तो ऐसी चट्टानें कहलाती हैं अल्ट्रा बेसिक, और इनका घनत्व होता है 2.8 से 3.4, और प्रमुख उदाहरण है पेरिडोटाइट। इस प्रकार से रासायनिक संरचना के आधार पर 4 प्रकार की चट्टानें होती हैं, एसिड या अम्लीय, क्षारीय या बेसिक, मध्यवर्ती शैल और अल्ट्रा बेसिक चट्टानें। अब हम बात कर रहे हैं कणों की बनावट के अनुसार वर्गीकरण। इस आधार पर आग्नेय शैल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। बड़े कणों वाली शैल। जब आग्नेय शैल का निर्माण मैग्मा के धरातल के नीचे ठंडा होने से होता है और वहां के ताप तथा साथ में मिली जलवाष्प के कारण ठंडा होने की क्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है, तो कण बड़े होते हैं, तो ये बड़े कणों वाली चट्टानें बनती है, और ग्रेनाइट इसका जो प्रमुख उदाहरण है। दूसरा है छोटे कणों वाली चट्टानें। जब लावा का जमाव धरातल के ऊपर होता है और लावा जल्दी ठंडा हो जाता है तो जो उसमें कण बनेंगे या रवे बनेंगे वो बहुत ही बारीक होंगे, जिन्हें किसी यंत्र की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है, तो ऐसी चट्टानें कहलाती है छोटे कणों वाली शैलें। और तीसरी है मध्यम कणों वाली शैलें। जब कणों का आकार उपयुक्त दोनों के बीच में, यानी बड़े कणों वाली और छोटे कणों वाले के बीच में होता है, तो ऐसी जो चट्टानें होती है वो मध्यम कणों वाली चट्टानें कहलाती हैं। कणों के आधार पर दूसरा वर्गीकरण है यहाँ पर फेनरिटिक अथवा बड़े कणों वाली आग्नेय शैल। जब आग्नेय शैल के कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से भी देखा जा सकता है, तो ऐसी जो चट्टानें होती हैं वो कहलाती है बड़े कणों वाली या फेनरिटिक आग्नेय शैल। तो इनमें जो रवों की मात्रा होती है वो अधिक होती है, इसलिए ये बिना किसी यंत्र की सहायता से भी हम इनमें इनके जो कण होते हैं वो देख सकते हैं। दूसरी है पैगमेटिटिक या बहुत बड़े कणों वाली आग्नेय शैल। इस श्रेणी में आने वाली आग्नेय चट्टानों के जो कण होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। और तीसरा है एफेनेटिक या बारीक कणों वाली शैलें। इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों में जो कण होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो इतने बारीक या सूक्ष्म होते हैं कि उनको माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना हम नहीं देख सकते हैं, जैसे कि बेसाल्ट तथा डाइक, सिल तथा स्टॉक में जो पाई जाने वाली चट्टानें हैं वो इस श्रेणी में शामिल होती है। चौथे प्रकार की चट्टानें हैं ग्लासी या कणहीन शैल। इनमें जो होता है वो कणों का बिल्कुल ही अभाव होता है। इनमें कण पाए भी नहीं जाते हैं, या पाए जाते हैं तो बहुत ही बारीक, जैसे कि ऑब्सिडियन, पिच स्टोन, प्यूमिस तथा परलाइट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पोरफायरिटिक या मिश्रित कणों वाली शैल। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मिश्रित कणों वाली शैल है, यानी बड़े, महीन, बारीक सभी प्रकार के कण जो होते हैं इसमें सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मिश्रित कणों वाली आग्नेय शैल। और नंबर 6 है फ्रेगमेंटल अथवा टुकड़ों वाली शैल। आग्नेय शैल का यह प्रकार जो होता है वो कणों के आधार पर नहीं है। इसमें बम, लैपिली, ब्रेसिका, ज्वालामुखी राख, धूल या टफ सभी प्रकार जो है इसमें
शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कणों के आधार पर जो दूसरा वर्गीकरण है उसमें 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चट्टानों से संबंधित 3 वीडियो बनाए जाएंगे। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए आप इसके तीनों वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। अंत में पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।